ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, हमारे इस जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं उसमें से हम जो है अब 5वें महीने में एंटर हो चुके हैं। तो आज से जो है हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। पहले हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ा, जिसमें हमने पाइथन की फंडामेंटल्स देखी कि पाइथन के थ्रू किस तरीके से मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक पिलर्स कौन से हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग। और इसके अलावा हमने कुछ एडिशनल चीज़ें देखी, डेटाबेसेस पे हमने थोड़ा सा काम किया, हमने थोड़ा सा जो है वेब स्क्रैपिंग को देखा। और आज हम अपना तीसरा कोर्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, वैसे तो आप लोगों को लगेगा कि ये एक थ्योरेटिकल कोर्स है, लेकिन इस कोर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैं पहले थोड़ी सी बात इस कोर्स से मुतालिक करना चाहूँगा कि कंप्यूटर साइंस की जो बैकबोन है ना, आप कहें डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ये दो टॉपिक्स कंप्यूटर साइंस की बुनियाद है। बीइंग अ प्रोग्रामर, आपको इन दो चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे आप गूगल की बात करें, चाहे आप अमेज़ॉन की बात करें, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो वो जब अपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं तो वो आपसे ना पाइथन के बारे में पूछेंगी, ना वो आपसे जावा के मुतालिक पूछेंगी। वो आपसे डेटा स्ट्रक्चर्स का पूछेंगी, वो आपसे एल्गोरिथम्स का पूछेंगी। मेरा एक इंटरव्यू शेड्यूल्ड हुआ था गूगल में, तो उन्होंने मुझे जो है एक बुक बताई थी और उन्होंने कहा था डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स जो है, यही दो टॉपिक्स जो है इसकी तैयारी करनी है आपने। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस कोर्स को आप बड़े सीरियसली आप लोगों ने जो है ऑब्ज़र्व करना है, क्लासेस अटेंड करनी है। तो जो टॉपिक्स हम पढ़ने जाएंगे: एरेज़, एरेज़ क्या होते हैं, एरेज़ पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, लिंक लिस्ट, रिकर्जन, सॉर्टिंग, हैशिंग। देन ग्राफ के एल्गोरिथम्स, ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। ग्रीडी एल्गोरिथम्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड रेंडमाइज्ड एल्गोरिथम्स। तो कुछ बुक्स हैं, जैसे जो थर्ड बुक है ना, मैं तो ये कहूँगा कि ये हर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के पास ये बुक होना ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स, ये हर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के पास या प्रोफेशनल के पास ये किताब होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कॉर्मैन की बुक है ये मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा ये वो बुक है, जो पहली बुक है, ये वो बुक है जो मैं गूगल का इंटरव्यू दे रहा था तो उन्होंने ये बुक बोली थी कि ये रिकमेंडेड बुक है, इससे आप तैयारी करके आएँ। इसके अलावा ग्रोकिंग एल्गोरिथम्स के नाम से एक बुक है, ये भी जो है कंप्यूटर साइंस की टॉप बुक्स में से आती है। तो ये दो तीन किताबें हैं, ये ज़रूर आप लोग जो है रेफ़र करें। ठीक है जनाब, एनी क्वेश्चन? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इन बुक्स को जो है आप ज़रूर देखें। अब चलते हैं हम अपने मौजू की तरफ। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? कंप्यूटर साइंस में हमें जो है अक्सर डेटा स्टोर करने की, डेटा मैनिपुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। वेरिएबल्स की फॉर्म में हम प्रोग्राम का डेटा रख रहे होते हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं, उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब ये डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, डेटा को किस तरीके से हमने रखना है ताकि हम उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो डिपेंडिंग अपॉन दी डेटा स्ट्रक्चर, आपके मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है उसकी स्पीड या एफिशिएंसी मुतासिर होती है। जैसे अगर आप एरे में कोई डेटा रख रहे हैं, आप उसमें से एक्सेस करना इंडेक्स की बेस के ऊपर हो सकता है। वो एक्सेस, आपको इंडेक्स पता है, पोजीशन पता है, तो हम एरे से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं जो है किसी
की बुनियाद पे सर्च करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, तो ये एरे की लिमिटेशन है। लेकिन अगर मैं हैश टेबल इम्प्लीमेंट कर लूँ तो मैं की बुनियाद के ऊपर मैं सर्च कर सकता हूँ, एक सिंगल लाइन में, सिंगल ऑपरेशन में सर्चिंग हो जाएगी, लेकिन मेमोरी ज़्यादा चाहिए फिर। तो हर डेटा स्ट्रक्चर की कुछ ट्रेड्स ऑफ्स होंगे, ठीक है, कुछ उसमें रोज़ होंगे, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हमें ये डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर में हम अपना डेटा रखें। इसी तरीके से फेसबुक है, सोशल मीडिया है, उसका डेटा आपके ख्याल में किस फॉर्मेट में होता है? वो एक ग्राफ है, ठीक है, वो एक नेटवर्क है। नेटवर्क का डेटा हमेशा ग्राफ की फॉर्म में रखा जाता है। तो ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर है कंप्यूटर साइंस का। ग्राफ में सर्चिंग किस तरीके से होगी, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे। डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं जिसके थ्रू हम सर्चिंग कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर हमारे पास दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे इंटीजर, फ्लोट, बाद जगहों पे स्ट्रिंग भी होता है, इसके अलावा बूलियन है। तो ये बुनियादी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स है। और कुछ होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स जो कि आपको एज अ बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के तौर पर आपको उसका एक्सेस मिल सकता है। या तो मिसाल के तौर पर पाइथन ने खुद प्रोवाइड किया हुआ है, या आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन वो प्रिमिटिव नहीं है, बुनियादी डेटा टाइप नहीं है। उसको जो बुनियादी डेटा टाइप्स हैं उनकी कॉम्बिनेशंस की मदद से बनाया गया है। अब ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, हमें उसमें कुछ बुनियादी ऑपरेशंस हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं। मिसाल के तौर पर ट्रैवर्सल, सर्चिंग, डेटा स्ट्रक्चर में सर्च करना, मिसाल के तौर पर एरे में सर्च करना तो किस तरीके से सर्च करेंगे, इंसर्ट करना, एरे में किस तरीके से इंसर्शन की जाएगी, डिलीशन, इसके अलावा सॉर्टिंग है, मर्जिंग है। तो ये जो है कुछ बुनियादी ऑपरेशंस हैं जिसकी बुनियाद पर हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर किस मौके पे ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है जनाब, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? जी ठीक है जी। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कोर्स ना, बहुत ही सीरियसली आप लोगों ने लेके चलना है। टाइम एंड ट्रेड ऑफ। देखें, डेटा स्ट्रक्चर की सिलेक्शन से ना दो बातें, या तो टाइम आपका कम हो जाएगा किसी भी काम को करने का, या मेमोरी पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, या तो किसी काम को करने के लिए आपको मेमोरी ज़्यादा चाहिए होगी या टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। अगर आप टाइम कम करने की कोशिश करेंगे, मेमोरी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप मेमोरी कम करने की कोशिश करेंगे, टाइम लगेगा उसमें ज़्यादा। तो ये ट्रेड ऑफ है, एक चीज़ को कम करेंगे दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पर हैशिंग, हैशिंग के थ्रू जब हम कोई भी काम करते हैं, कि हैशिंग पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स में। तो हैशिंग में जब हम बात करते हैं तो हैशिंग में आपको मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, लेकिन टाइम जो है उसमें बहुत कम हो जाता है। हैशिंग में टाइम कम लगता है लेकिन मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है। इसके बदले अगर आप एरेज यूज़ कर लें, एरेज में आपको सर्चिंग में टाइम लगेगा लेकिन मेमोरी कम चाहिए होगी एरेज के लिए। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। इसी तरीके से अगर आप जो है बकेट सॉर्ट का एक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू जो है हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, बकेट सॉर्ट है या रेडिक्स सॉर्ट भी कहते हैं। तो
उसके अंदर जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो आपका लीनियर सॉर्टिंग हो जाती है। सॉर्टिंग जो है एक एक लूप लगा के आप सिंपली सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि उसके लिए मेमोरी बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो सॉर्टिंग के एल्गोरिथम नॉर्मली जो है लीनियर नहीं होते। सॉर्टिंग के एल्गोरिथम में बहुत टाइम लगता है सॉर्ट करने में। एन स्क्वायर होती है बाज़ जगहों पे, एन लॉग एन होती है, हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन अगर हम जो है उसको थोड़ा सा एफिशिएंटली करने की कोशिश करें, मेमोरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी लेकिन सॉर्टिंग जल्दी हो जाएगी। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। टाइम अगर आप बचाना चाह रहे हैं तो मेमोरी आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, और मेमोरी बचाना चाह रहे हैं तो टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। अब आते हैं हम एरेज के ऊपर। एरेज क्या होते हैं सबको पता होगा, आप लोगों को, हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो एरेज जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। पहली बात तो ये कि एरे में जो है डेटा एक ही डेटा टाइप का होगा एक वक्त में। ठीक है, और एरेज में हम एक्सेस करने के लिए पोजीशन वाइज एक्सेस करते हैं। तो ये डेटा पड़ा हुआ है आपके पास। अब एरेज में डेटा जो है एक ही जगह पे एडजेसेंट लोकेशंस के ऊपर पड़ा होता है। ठीक है, तो एरेज में एडजेसेंट लोकेशंस के ऊपर डेटा पड़ा होता है। तो अगर किसी आपने एलिमेंट को एक्सेस करना है, आप उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने जो है कुछ नंबर्स स्टोर करें, तो अगर इस एरे का नाम x है तो x0 अगर मैं लिखूं तो ये पहला एलिमेंट आएगा, x1 लिखूं तो दूसरा एलिमेंट आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम जो है इंडेक्स की बुनियाद पर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एरे की प्रॉब्लम है, एक एरे की प्रॉब्लम ये है कि एरे में साइज फिक्स्ड होता है। अगर आपको एक एलिमेंट और ऐड करना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एरे एक और बनानी पड़ेगी, रन टाइम के ऊपर डायनामिकली क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो कहाँ क्रिएट होगी? हीप में क्रिएट होगी। फिर आपको जो है पुराने वाले एलिमेंट्स को कॉपी करना पड़ेगा नए एरे में, और उसके आखिर में फिर एक एलिमेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो एरेज में ये प्रॉब्लम है। पाइथन के अंदर जो है हमारे पास एरेज नहीं होती, बल्कि पाइथन के अंदर लिस्ट होती है। ठीक है, जिसको लिंक लिस्ट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या कोई दूसरी टेक्निक भी हो सकती है बैकग्राउंड पे। लेकिन एरेज का डिसएडवांटेज क्या है? एरेज का डिसएडवांटेज ये है कि उसमें साइज जो है फिक्स्ड होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होते हैं। ठीक है, तो एरे इज अ फिक्स्ड कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं कि एरे में से कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस किस तरीके से परफॉर्म किए जा सकते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। एरे के एलिमेंट्स का सम करना। तो इसको हम ज़रा पाइथन पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं।
तो हम numpy की एरे भी ले सकते हैं और पाइथन की लिस्ट पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक लिस्ट है L इज इक्वल टू, जिसमें कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हमने मैक्सिमम मालूम करना हो, तो कैसे मालूम करेंगे? वैसे तो हमारे पास एक मेथड मौजूद है मैक्स का, कि ये बता रहा है, लेकिन हम पीछे काम कैसे हो रहा है हम वो देखना चाह रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम कैसे निकालेगा ये? कोई आइडिया किस तरीके से एरे में से मैक्सिमम निकाला जा सकता है? किसी को कोई आइडिया? सॉर्टिंग सर। सॉर्ट करके करें। अच्छा, सॉर्टिंग जो है वो इटसेल्फ एक कॉम्प्लिकेटेड, या आप कहें कि सर सॉर्ट करके उसको सर्च करके। हाँ, सॉर्ट करके अगर आप करेंगे, सॉर्ट करके आप जो है आखिरी एलिमेंट उठा लें, वो जो है ना टाइम ज़्यादा लेगा। सॉर्टिंग इटसेल्फ जो है वो एक कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क है, ठीक है। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि आपको एक छोटा सा काम करना था, उसके लिए आपने जो है बिला वजह में जो है एक बड़ा काम आपने परफॉर्म किया, ठीक है। तो इसका तरीका ये होगा, देखें, हमने जो है ना सबसे पहले जो है पहले एलिमेंट को जो है अज्यूम कर लिया कि वो मैक्सिमम है, ठीक है। L0 को अज्यूम कर लिया हमने मैक्सिमम है, और हम एक लूप चलाते हैं फॉर I इन रेंज, ठीक है। पहले को तो हमने देख लिया, ठीक है। अब एक से लेके हमें कितने एलिमेंट्स, कितनी बार लूप चलाना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 तक लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। और हमने ये चेक करना होगा, आप नॉर्मली भी किसी लिस्ट में से सर्चिंग कर रहे हो तो आप ये कर रहे होते हैं कि आप देखते हैं कि मेरे पास लाइन से चलते जाते हैं, जो मैक्सिमम मिलता है आप कहते, वो आप याद रख लेते हैं, अच्छा अब ये मैक्सिमम हो गया। आगे चलते हैं, उससे बड़ा कोई मिल गया तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरीके से चलते चलते आप आखिर तक देखते हैं, तो आखिर में जो आपके पास बच जाएगा वही मैक्सिमम होगा। आपने अज्यूम किया कि पहले पहला एलिमेंट मिला, आपने कहा अभी तक यही मैक्सिमम है, ठीक है। फिर आप आगे गए, उससे बड़ा कोई मिल जाएगा तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। उससे आगे गए, चलते रहे चलते रहे, जैसे ही कोई अभी जो मौजूद बड़ा है उससे बड़ा मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि वो सबसे बड़ा है। इस तरीके से हम जो है लूप लगा के एक एक एलिमेंट को चेक करें। तो अभी हम कहते हैं करंट मैक्स कर लेते हैं इसको, करंट मैक्स L0 ले लिया, और करंट मैक्स से बड़ा अगर मिल जाए मुझे, ठीक है, Li जो है करंट मैक्सिमम से बड़ा मैक्सिमम मिल जाए, तो मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा? अब ये वाला मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो बस समझ में प्रिंट कराते हैं, द मैक्सिमम इज करंट मैक्स। यानी अगर मैं इसको ड्राई रन करूं तो ये पहले देखिएगा, अभी आपके पास करंट मैक्स में L0 यानी करंट मैक्स इज 1। अब ये चेक करेगा Li की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। Li का मतलब है 8 को 1 से कंपेयर करेगा तो 8 बड़ा है, तो करंट मैक्स क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर दूसरी बार लूप चलेगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। पर 10 जो है करंट मैक्स से बड़ा है, तो करंट मैक्स अब 10 हो जाएगा। फिर लूप चलेगा, फिर 5 से कंपेयर करेगा, 5 जो है करंट मैक्स से बड़ा नहीं है तो इफ़ के अंदर नहीं आएगा। फिर 6 से कंपेयर करेगा, फिर 8 से। तो पहले 1 है हमारे
पास 1 से करंट मैक्सिमम 8 हो जाएगा, 8 से 10 हो जाएगा, 10 के बाद जो है फिर 5 से कंपेयर करने पे चेंज नहीं आएगा, 6 से कंपेयर करने पे चेंज नहीं आएगा, 8 से कंपेयर करने पे चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों के कि किस तरीके से हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं किसी भी एरे से? जी Yes, sir. ठीक है, क्लियर है ना, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करूँ आपको, यहीं पे कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो पहले क्या करेगा, 1 को करंट मैक्स कह देगा, ठीक है, करंट मैक्स इज इक्वल टू 1, तो फिर कंपेयर करेगा 1 को और 8 को, 8 ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो 8 ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, करंट मैक्स अब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा कंपेयर करेगा, करंट मैक्स हमारे पास 8 है और 10 से कंपेयर करेगा, 10 इज ग्रेटर देन 8, तो करंट मैक्स अब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें कंपेयर करना है अगली लाइन में, करंट मैक्स को 5 से कंपेयर करेगा, यानी 5 और 10 को कंपेयर करेगा, तो इससे कोई चेंज नहीं आएगा। फिर किसको कंपेयर करेगा, 6 को 10 से कंपेयर करेगा, तो यहाँ पे नो चेंज, ठीक है, फिर नो चेंज। फिर 8 को कंपेयर करेगा 10 से, नो चेंज, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारे पास ये स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे और आखिर में जो है हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट आ जाएगा। ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो है कमेंट्स भी लिख दिए हैं। तो स्टार्ट करेगा, 1 को मैक्सिमम लेगा, 1 को 8 से कंपेयर किया, मैक्सिमम 8 हो गया। फिर 8 को 10 से कंपेयर किया, मैक्सिमम 10 हो गया। अब मैक्सिमम 10 है, उसको 5 से कंपेयर करेंगे, 10 ही मैक्सिमम रहेगा। फिर 6 से कंपेयर करेंगे, 10 ही मैक्सिमम रहेगा। फिर 8 से कंपेयर करेंगे, 10 ही मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है मेरा, इसमें कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम निकालने में या मिनिमम निकालने में, हमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कोई बता सकता है मुझे? कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, मैं थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं। अगर किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी n है और किसी की किसी की n स्क्वायर है और किसी की 2⁻n है, अब किसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा टाइम ले रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है टाइम कौन ज़्यादा ले रहा है या मेमोरी कौन ज़्यादा ले रहा है। असल में हम इंटरेस्टेड होते हैं लार्ज नंबर्स के ऊपर। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो ये कितना टाइम ले रहा है, 1 स्क्वायर यानी 1, और ये 2 टाइम ले रहा है, 2 की पावर 1। n इज इक्वल टू 2 पे ये 4 हो जाएगा, ये 4 होगा। n इज इक्वल टू 3 के ऊपर ये 9 होगा और ये 8 होगा, ठीक है।
n इज इक्वल टू 4 के ऊपर ये 16 होगा और ये भी 16 होगा। ठीक है, अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। n इज इक्वल टू 5 के ऊपर ये हो जाएगा 25। ठीक है, ये हो जाएगा 32। n इज इक्वल टू 6 के ऊपर ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 64। ठीक है, n इज इक्वल टू 7 के ऊपर ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 128। अब आपको नज़र आ रहा है 2 की पावर n जो है ना ये बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो रहा है। 8 पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 256। इस तरीके से अगर आप चलते रहें तो आप देखेंगे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो n स्क्वायर तो कुछ इस तरीके का होगा। जबकि 2 रेज़ टू पावर n बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होगा u। ठीक है, तो ये n स्क्वायर है और ये 2 रेज़ टू पावर n है। ठीक है जनाब, एक्चुअली मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, हम अपने एल्गोरिथम के टाइम के लिए एक फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ n के। हो सकता है कुछ एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर हो, कुछ की कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब हो। ठीक है, कुछ की कॉम्प्लेक्सिटी n log n हो। अब जब हमारे पास ये फॉर्मूला होगा ना तो हम अपने एल्गोरिथम के बारे में बता सकेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा बेहतर है, कौन सा एल्गोरिथम स्लो है। ठीक है, तो n स्क्वायर है अगर किसी की कॉम्प्लेक्सिटी और किसी की n क्यूब है तो हम बता सकते हैं कि n क्यूब वाला इतना अच्छा नहीं है, n स्क्वायर वाला बेहतर है उसके मुकाबले में। तो हमारे पास जो जनरल एक्सप्रेशन है ना वो लार्ज वैल्यूज़ ऑफ n के लिए हमें, क्योंकि हमें इंटरेस्ट होगा कि जब नंबर्स बड़े होंगे तो हमारे एल्गोरिथम का बिहेवियर कैसा होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा तो हम किसी भी नंबर के लिए n की किसी भी वैल्यू के लिए हम मालूम कर सकेंगे कि इसको कितना टाइम लग रहा है और इसकी बुनियाद के ऊपर हम डिफरेंट एल्गोरिथम्स को कंपेयर कर सकेंगे। ठीक है, अब मुझे बताएं मेरा जो मैक्सिमम फाइंड करने का एल्गोरिथम है, अभी यहाँ पर n कितना है, 6 नंबर्स हैं, n 6 है। लेकिन अगर मेरे पास 1000 एलिमेंट्स हों तो मेरा एल्गोरिथम तो यही रहेगा, तरीक़ाकार तो यही रहेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 लिख दूँ और यहाँ पर n कर दूँ तो ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, n टाइम्स चलेगा। दिस लूप एग्जीक्यूट्स n टाइम्स। अब n अभी 6 है लेकिन n कुछ भी हो सकता है, तो हमारा जो एल्गोरिथम है जो कि मैक्सिमम निकाल रहा है ये कितनी दफ़ा चलेगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम्स। ठीक है, ये n टाइम्स चलेगा। अगर 100 एलिमेंट होंगे तो हमारा लूप 100 दफ़ा चलेगा, अगर 1000 एलिमेंट्स होंगे
एरे के अंदर तो हमारा लूप 1000 दफ़ा चलेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो मैक्सिमम निकालने के लिए या मिनिमम निकालने का भी तरीक़ाकार बिल्कुल ऐसे ही होगा। हमारा लूप n टाइम्स चलेगा तो हमारे इस एरे के अंदर मैक्सिमम निकालने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, अब किसी ने कहा था मुझे कि एरे को पहले सॉर्ट कर दो, तो सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? n इंटू लॉग n। ठीक है, हम बात करेंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर। सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? n इंटू लॉग n। तो अभी जो हमारा एल्गोरिथम है वो n टाइम्स इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है n, जबकि आपने कहा सॉर्ट करने के बाद आप जो है आखिरी एलिमेंट उठा लो तो उसमें n log n। तो ये तो इनएफिशिएंट हो गया ना, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। ये n log n बड़ा नंबर है, n जो है छोटा नंबर है। तो सॉर्टिंग से भी हम कर सकते हैं जो आपने तरीक़ाकार बताया, लेकिन वो इतना अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। n log n जो है वो ज़्यादा बड़ा नंबर है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों के? तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है हमें जो है ना डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना, डिफरेंट एल्गोरिथम्स को कंपेयर करना, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी एक मिसाल मैं आपको और देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो तरीक़े कार हैं सॉर्टिंग करने के। एक है इंसर्शन सॉर्ट और एक है मर्ज सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी जो है सी एन स्क्वायर है। ठीक है, जबकि मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी आप समझ लें सी एन लॉग एन, जहाँ पे सी जो है एक कांस्टेंट है। ओके, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए जो वेरिएबल्स होते हैं एन इम्पॉर्टेंट होता है। अब मुझे बताएं इनमें से कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा फास्ट होगा? कोई बता सकते हैं मुझे? सर मर्ज वाला। मर्ज वाला फास्ट होगा, क्यों, क्या वजह है इसकी? सर लॉक की वजह से। हाँ, इसको चले देखते हैं हम ना। हम कहते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर है। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट को हम जो है एक बहुत ही अच्छे कंप्यूटर पे चलाते हैं। ठीक है, जिसकी आप कह लें स्पीड जो है 10 गीगाहर्ट्ज़ है। ठीक है, आजकल जो है आजकल के हिसाब से बड़ा अच्छा, 10 भी नहीं होती बल्कि 8 कर लेते हैं, 8 गीगाहर्ट्ज़ है, अच्छा कंप्यूटर है। जबकि मर्ज सॉर्ट को हम चलाते हैं एक ख़राब कंप्यूटर के ऊपर, पेंटियम 3 पे चलाते हैं या पेंटियम 4 पे चलाते हैं 1 गीगाहर्ट्ज़ के प्रोसेसर के ऊपर। ठीक है, तो हमने इंसर्शन सॉर्ट एक अच्छे कंप्यूटर के ऊपर चलाया है, बहुत अच्छे कंप्यूटर के ऊपर, जबकि मर्ज सॉर्ट जो है एक बहुत ही ख़राब कंप्यूटर पे चलाया। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर की बात हो गई। अब आते हैं हम प्रोग्रामर। इंसर्शन सॉर्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने जो है एक बहुत ही अच्छा प्रोग्रामर लिया, तो उसने सी को 1 कर दिया, यानी उसने इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया। कांस्टेंट जो है ना, ये कांस्टेंट जो है ये प्रोग्रामर्स पे डिपेंड करता है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो कांस्टेंट जो है 1 आ रहा है, बहुत छोटा नंबर आ रहा है। जबकि मर्ज सॉर्ट जो है एक बहुत ही ख़राब प्रोग्रामर से हमने इम्प्लीमेंट कराया, उसने सी क्या रखा? 100। जब उसने इम्प्लीमेंटेशन की तो सी 100 आ रहा है। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास 1 मिलियन नंबर्स हैं, उनको सॉर्ट करना है। ठीक है, अब बताएं इंसर्शन सॉर्ट कितना टाइम लेगा?
इंसर्शन सॉर्ट में कितना टाइम लगेगा? हमारे पास C की वैल्यू 1 है, ठीक है। पहले हम देखें इंस्ट्रक्शंस कितनी लगेंगी। तो C की वैल्यू 1 है, N जो है 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब हुआ 10 की पावर 6, ठीक है। ठीक है, और 10 की पावर 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है। टाइम निकालने के लिए हमें स्पीड पता होनी चाहिए। स्पीड क्या है उसकी? 8 गीगाहर्ट्ज, यानी 8 इंटू 10 की पावर 6। तो ये कितना आ जाएगा, इसको निकालें ज़रा। तो ये हो जाएगा, पावर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 10 की पावर 6 और ये रह जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 6 रह जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर 6 और 8, तो इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट। 1/4 है सर। हाँ, सर 1/4, सॉरी 2 की पावर है सर। हाँ ये 8 आएगा ना नीचे। सर 12,500। 10 की पावर 6 और 1,25,000. 1,25,000 आ रहा है Yes, sir. कंफर्म, यानी इतना 1,25,000 नहीं, ज़्यादा आएगा ये। 10 की पावर 6 कितना होगा? 1 मिलियन ना, ज़्यादा आएगा। चले थोड़ा सा, 1,25,000 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है। यानी आवर्स में कितने होंगे ये? 125 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 60, तो 34 आवर्स। तो 1 मिलियन नंबर्स को सॉर्ट करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 34 आवर्स तकरीबन, ठीक है। जबकि मर्ज सॉर्ट से अगर करें हम इसको, तो कितना आएगा? तो n log n है, n log n का मतलब वो c इसने क्या लिया है? 100 लिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 log ऑफ 10 की पावर 6, ठीक है। डिवाइडेड बाय स्पीड जो है 1 गीगाहर्ट्ज़ है, यानी डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 10 की पावर 6 कैंसिल हो जाएंगे और ये बच जाएगा log ऑफ 10 600. 600 आ जाएगा, ठीक है। यानी तकरीबन 600। वैसे तो ये बेस जो होती है ना इसमें लॉगरिथम की, वो बेस 2 होती है, ठीक है। तो लेकिन चलते हम फॉर द सेक ऑफ अप्रॉक्सीमेशन हमने इसको निकाला। आवर्स में कितने बन रहे हैं? 0.1 आवर्स, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट ने कितना टाइम लिया? 0.1 आवर्स। जबकि इंसर्शन सॉर्ट ने कितना टाइम लिया? 34 आवर्स। तो कौन सा एफिशिएंट हुआ एल्गोरिथम? बताइए मुझे, कौन सा एफिशिएंट हुआ? Merge sort. मर्ज सॉर्ट। अब आप देखें, मर्ज सॉर्ट को हमने एक ख़राब कंप्यूटर दिया था, एक ख़राब तरीन कंप्यूटर के ऊपर हमने चलाया और हमने एक ख़राब तरीन प्रोग्रामर को बोला प्रोग्रामिंग करने के लिए। लेकिन जो डिज़ाइनर था, डिज़ाइनर ने अलगोरिथम बड़े सोच समझ के सेलेक्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कि अलगोरिथम की सिलेक्शन से जो है कितना फ़र्क पड़ा। यानी आप ये समझ लें 300 गुना फास्टर हो गया ये। आप समझ रहे हैं अलगोरिथम्स की कितनी अहमियत है, अलगोरिथम कितना ज़रूरी है आप लोगों को समझना।
एल्गोरिथम की सिलेक्शन की वजह से आपकी स्पीड पे कितना फ़र्क पड़ता है। तो जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या हाई टेक कंपनीज हैं, गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, वो आपको इसी चीज़ पे चेक करते हैं आपने एल्गोरिथम सही चूज़ किया या नहीं किया। तो आपका जब वो इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं आपके एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स को वो चेक करते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि जो है इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट दो एल्गोरिथम्स हैं और सिर्फ उसमें एन स्क्वायर आ रहा है और इसमें एन लॉग एन आ रहा है, तो मर्ज सॉर्ट ज़्यादा एफिशिएंट हो गया और 300 गुना एफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है हमें ना, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एल्गोरिथम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम निकालना मैंने बता दिया, मिनिमम वैसे ही निकलेगा। सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें सम निकालना हो तो फॉर आई इन रेंज 1 to n, सम निकालने के लिए हम जो है एक, जैसे होता है कि आप एक बास्केट हो जिसमें आप चीज़ें जमा कर रहे हो ना, तो शुरू में बास्केट खाली होगी, सम ज़ीरो होगा। हर स्टेप में हम क्या करते जाएंगे, सम में एल आई को प्लस करते जाएंगे। ठीक है, तो शुरू में जो है सम ज़ीरो होगा, फिर आपको जो है 1 मिलेगा तो सम 1 हो जाएगा, फिर 8 मिलेगा तो सम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा 19 हो जाएगा, फिर 5 मिलेगा 24, फिर 6 मिलेगा 30 और फिर 8 मिलेगा 38। तो हर स्टेप में क्या कर रहा है, जो पुराना सम है उसमें अगला नंबर ऐड कर रहा है। तो कितना हो जाएगा ये, द सम इज 37। अच्छा ठीक है, हो सकता है हमने 8 और 1 9 19 5 24 36 38 आना चाहिए। अच्छा ज़ीरो से होगा ना, ये तो ज़ीरो से होगा 38। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कितनी दफ़ा चलेगा ये लूप, n टाइम्स चलेगा। ठीक है, Order of n. ऑर्डर ऑफ n होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये इस बात को याद रखिएगा कि लूप्स ही असल में हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या रिकर्जन जब हम पढ़ेंगे तो फंक्शन कॉलिंग कितनी दफ़ा हो रही है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जैसे ये एक दफ़ा चलेगा, ये एक दफ़ा चलेगा प्रिंट की स्टेटमेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है n। इसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आ रहा है बिलियन, उसमें 1 ऐड हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स है ना, जो लार्ज नंबर पे वो वेरिएबल्स का असर जो है ना, असल में वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वेरिएबल्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, +1 हो भी जाए उसमें तो इतना इफेक्ट नहीं आता एक्चुअली। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हम जो डोमिनेंट टर्म है उसको देखेंगे, यानी कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर प्लस n आ रहा है ना, तो हमारे लिए n भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि एन स्क्वायर इतना ज़्यादा डोमिनेट करेगा कि उसके सामने एन की कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, इसको ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम। आ रही बात समझ में। अब मुझे बताएं कि एरे में इंसर्ट कैसे करेंगे हम। इंसर्ट करने का तरीक़ाकार क्या होगा, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एरे मौजूद है, इसमें हमने जो है चौथी पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो मैं लिखूँगा एल डॉट अपेंड, जिस पोजीशन पे अपेंड करना है, और मिसाल के तौर पर -5 इंसर्ट होगा अपेंड की जगह पे। ठीक है,
ये इंसर्ट हो गया, ठीक है, चौथी पोजीशन पे। लेकिन ये इंटरनली काम कैसे कर रहा है? ये इंटरनली किस तरीके से अपेंड कर रहा है? अपेंड का कोड यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम देखते हैं। एक्चुअली उसने करना क्या है, जिस पोजीशन पे इंसर्ट करना है उसको क्या करेगा, राइट साइड पे खिसकाएगा, ठीक है, राइट साइड पे मूव करेगा। मिसाल के तौर पर 4 9 7 8 है। अब हमें सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो हमें 9 को क्या करना पड़ेगा, आगे मूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा 9 को हमें आगे मूव करना पड़ेगा। 9 7 भी मूव होगा, यानी सबसे पहले 8 को मूव करेंगे, 8 को मूव करने के बाद हमें 7 को मूव करना पड़ेगा, फिर 9 को मूव करना पड़ेगा, 4 तो अपनी जगह पर रहेगा, फिर यहाँ पे एक जगह बन जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मिसाल के तौर पर 3 इंसर्ट करना है तो 3 इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो जिस पोजीशन पे हमने इंसर्ट करना है, आखिर से लेके उस पोजीशन तक के हर एलिमेंट को आगे खिसकाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है हमने उस पर एलिमेंट पुट कर देना है, ठीक है, और एरे का साइज बढ़ जाएगा। तो n को हमने j में डाल दिया, यानी हम रिवर्स में आएंगे, आखिर से शुरू करेंगे, j इज इक्वल टू n, और जब तक कि j जो है k के बराबर नहीं हो जाता, k इज द पोजीशन जहाँ पे हमने इंसर्ट करना है, j प्लस 1 को j के बराबर करना है, LA यानी लिस्ट को या एरे को क्या करना है, अगली पोजीशन पे उस एलिमेंट को मूव कर देना है। तो j प्लस 1 में j वाली वैल्यू को डाल देना है, और j इज इक्वल टू j माइनस 1, यानी पहले हमने आखिर को देखा, अब एक पीछे वाले को देखेंगे, सेकंड लास्ट को, फिर थर्ड लास्ट को, ये चलते रहेगा, और जब तक कि जो है हम उस पोजीशन पे ना पहुंच जाएं जहां पे हमने इंसर्ट करना है, वहां पर हम रुक के क्या करेंगे, उस पोजीशन पे उस आइटम को पुट कर देंगे जो हमें पुट करना है, और एरे की लेंथ बढ़ जाएगी, n इज इक्वल टू n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इंसर्ट कैसे करेंगे। ये इंसर्ट जो है हमने प्रोग्रामर ने पाइथन के थ्रू करा, लेकिन अगर आप डिज़ाइनर होते हैं एल्गोरिथम के तो आप कैसे करते हैं। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें 3 4 5 है, और मुझे जो है जे हमारा सॉरी के इज इक्वल टू हमारा 1 है, 1 पे इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जे इज इक्वल टू 3 लेंगे, ठीक है, और वाइल j इज ग्रेटर देन के, लिस्ट के एलिमेंट में j प्लस 1 में हम j डाल देंगे, ठीक है, और j को माइनस करते रहेंगे, और L ऑफ k इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉब्लम है इसके अंदर कि हमें जो है लिस्ट जो है उसका साइज़ भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें जो है यहाँ पे एल डॉट पेंट आखिर में मिसाल के तौर पर एक
खाली वैल्यू डाल दी जो कि बाद में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास लिस्ट जो है 1 to 4 कैसे आ गया। ठीक है जी, तो ये जो है आपको कोड समझ में आ गया होगा, इसी को मैंने रेप्लिकेट किया है। ठीक है, मेरे साथ हैं आप लोग, समझ में आया किस तरीके से हमने एरे के अंदर इंसर्शन किया है। तो ये आखिरी कोड जरा ड्राई रन करके थोड़ा सा बता देंगे। जी जी मैं बता देता हूँ। तो 1 3 4 5 पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने बोला k इज इक्वल टू 1, हमने यानी यहाँ पर 1 और 3 के बीच में इंसर्ट करना है 2। ठीक है, 2 को इंसर्ट करना है। तो अगर यहाँ पे जो है आइटम ले लेते हैं, आप आइटम इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। आइटम इज इक्वल टू 2, आइटम वो चीज़ है जो हमें इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो अब करना क्या है, हमने k इज इक्वल टू 1 यानी इस पोजीशन पे इंसर्ट करना है 1 पोजीशन पे। और क्योंकि हमारी लिस्ट में भी 4 एलिमेंट्स हैं, हमें 5 की जगह बनानी है, तो आखिर में हमने एक 0 डाल दिया है। लेकिन ये 0 ख़त्म हो जाएगा अल्टीमेटली ना, 0 की जगह पे क्या होगा, बाकी जो है सिरक जाएंगी चीज़ें और जगह बन जाएगी। 0 जो है सिर्फ एक फिलर के तौर पर हमने डाला है। और ये हमारे पास j जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी हम जो है अभी 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इंडेक्स आखिरी जो है 3 होगा ना। ठीक है, 0 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे तो 4th पोजीशन पे हम जो है 3rd वाला वैल्यू डाल देंगे। यानी 5 को जब क्या करेंगे, हम आगे बढ़ा देंगे, खिसका देंगे, 4th पे चला जाएगा। 4 जो है 3rd पोजीशन पे आ जाएगा, 3 जो है 2nd पोजीशन पे आ जाएगा। क्योंकि ये जो जब हम यहाँ पे अपेंड कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा 1 3 4 5 और 0। तो हमने क्या करा, 5 को खिसका के 0 पे ले आए, 4 को खिसका के हम 5 की जगह पर ले आए, 3 को खिसका के 4 की जगह पर ले आए, और यहाँ पे 2 की जगह बन गई है अब। तो आखिर में हम लूप चलाते रहेंगे जब तक कि हम 1 पे ना पहुँच। जैसे ही 1 पे पहुँच जाएंगे तो 1 पे हम क्या करेंगे, उस आइटम को पुट कर देंगे और आखिर में हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, कुछ इसमें करेंगे। ठीक है, डिलीट कैसे करेंगे, ये हमने इंसर्शन को देखा किस तरीके से इंसर्ट किया हमने। एलिमेंट इन एरे, इसी तरीके से डिलीट करना, डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एरे। ठीक है, कैसे डिलीट करेंगे, मिसाल के तौर पर हमने जिस पोजीशन पे डिलीट करना है, जैसे 1 3 5 7, तो सिर्फ हमने क्या करना है, जिस पोजीशन पे डिलीट करना है हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मूव कर देंगे, इसको यहाँ पे मूव कर देंगे, तो जगह ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करा, जिस आइटम को डिलीट करना है हमने उसको बैकअप कर लिया, बस आइटम के अंदर डाल दिया। बाकी हमने क्या करा, k से लेके n-1 तक जिस पोजीशन पे, यानी 1 से लेकर आखिर तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने क्या करना है, एक एक करके खिसकाने या लेफ्ट पे मूव करना है। और यानी इस पोजीशन पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इस पोजीशन पे इससे आगे वाली वैल्यू आ जाएगी। आखिर में हम क्या कर देंगे, एरे का साइज कम हो जाएगा, एक एलिमेंट उसमें से कम हो जाएगा। तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम।
तो मिसाल के तौर पर हमारे पास यही एरे है, उसमें से हम 3 को डिलीट करते हैं, तो हमारे पास k जो है 3 है मिसाल के तौर पर। अच्छा जी, तो फॉर i इन रेंज, बल्कि i लगाने की जरूरत नहीं है, j हो जाएगा हमारा 3 को डिलीट करना है तो 3 की पोजीशन 2 होगी, j हमारा हो जाएगा k के बराबर, और while j is less than equal to list of is equal to 3 तक चलेगा ये। अच्छा जी, अब जब हमारी लिस्ट में सारी चीज़ें डिलीट हो गई तो हम आखिर में क्या करेंगे, एक पॉप लगा देंगे ताकि आखिरी एलिमेंट ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास लिस्ट क्या बच गई, 1 2 4 5। ठीक है, एरे का साइज भी छोटा हो गया या लिस्ट का साइज भी छोटा हो गया। ठीक है जी, सर ये सारा प्रोसेस तो हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, ऐड या डिलीट जो होता है उसमें। इसमें पाइथन के अंदर जो मौजूद है, जी सर। हाँ वो कर तो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे काम क्या हो रहा है वो आपको समझ में आना ज़रूरी है ना। ठीक है, ये राइट सर। पीछे क्या हो रहा है, तो वो इस तरीके से काम हो रहा है। एरे में से रिमूव कैसे हो रहा है, जैसे 3 को रिमूव करना है तो 4 को खिसका के 3 की जगह पर ले आए, 5 को खिसका के 3 की जगह 4 की जगह पर ले आए, और आखिर में हमारे पास 5 बच जाएगा। 5 जो है जब खिसकाएंगे 4 की पोजीशन पर ले आए, लेकिन जो यहाँ पर जो एरे का आखिरी एलिमेंट है हमें उसको पॉप भी करना होगा ताकि एरे का साइज़ कम हो जाए। तो इस तरीके से हम जो है एरे में से एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी सोचिएगा आप लोग क्या होगी। ठीक है, एरे में इंसर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी और रिमूव करने की कॉम्प्लेक्सिटी, ये डिपेंड करेगा आप एरे में किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है या किस रिमूव। लेकिन इन जनरल हम कह सकते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर। ठीक है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑर्डर ऑफ एन है, लीनियर है ये भी ना, यानी लीनियर टाइम लग रहा है, लीनियर टाइम करना इंसर्ट करना, ये लीनियर टाइम में हो रहा है। अब सर्चिंग कैसे होगी एरे में, सर्चिंग भी मैं बता देता हूँ। एरे में कोई एलिमेंट सर्च करना है, मिसाल के तौर पर उसको हम एरे के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नमपाई पे भी यही काम कर सकते हैं, 1 4 -9 2 और 7। अब इसमें सर्चिंग करनी है हमने, सर्चिंग एन एलिमेंट इन एरे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि मुझे जो है क्या सर्च करना है, यूज़र से इनपुट ले लेते हैं, एंटर द नंबर टू सर्च।
सर्च कैसे करोगे आप? मिसाल के तौर पर 4 को सर्च करना है तो फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। एक एक करके चेक करोगे, अगर वो नंबर मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो आगे जाओगे फिर। ठीक है, तो इफ एल आई इज इक्वल टू नंबर, अगर ये नंबर मिल जाता है तो हम क्या कर देंगे, पोजीशन नोट कर लेंगे। पोजीशन इज इक्वल टू 0, पोजीशन नोट कर लेंगे हम। पोजीशन इज इक्वल टू आई और लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, पोजीशन इनिशियली -1 ले लेते हैं हम, प्रिंट करा देते हैं पोजीशन नंबर इज फाउंड एट पोजीशन पे मिला। तो नंबर कौन सी पोजीशन पे मिला हमें? पोजीशन नंबर 1 पर ही मिल गया हमें, जो 4 ढूंढना था हमने। ठीक है, एक एक करके हम एलिमेंट को चेक कर रहे हैं, जैसे ही वो नंबर मिल रहा है हम उसकी पोजीशन सेव कर रहे हैं और ब्रेक लगा दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अगर मैं नंबर सर्च करता हूँ मिसाल के तौर पर -3, अब -3 तो मौजूद नहीं है ना इसमें, तो ये क्या कह रहा है, पोजीशन फाउंड एट -1। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक चेक लगा सकते हैं। अगर पोजीशन -1 हो तो हम कह दें कि नंबर नॉट फाउंड। ठीक है, अदरवाइज हम कह दें कि नंबर इज फाउंड एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, तो ये हमने जो है लीनियर सर्च देख लिया। इसके बाद हम जो है बाइनरी सर्च इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्सिटी पे बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क? जी जनाब, कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन? ठीक है, तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। कल से इंशाल्लाह आपका जो है टेंसर फ्लो का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेंसर फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीप लर्निंग के हवाले से सन नासिर जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी फिर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।